हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सतलुज रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सतलुज रिवर को एंशिएंट टाइम में किस नेम से बोलते थे, किस नाम से जानते थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इंडिया चाइना का जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के, उसी को लेकर के नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी 11 मार्च को। आप सभी को पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में 2020 जून की अगर हम बात करें तो गालवान वैली जो है वहाँ पर एक इशू क्रिएट हुआ और उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक कन्फ्लिक्ट चलता रहा। हालांकि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस प्रोसीजर को, ये जो इशू है इसको कंप्लीट करने की कोशिश की डिस्कशन के थ्रू, और इसी को लेकर के टाइम टू टाइम मीटिंग हो रही है। हर लेवल की वहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है ताकि जो जिन भी बॉर्डर एरियाज़ या बॉर्डर पॉइंट्स को लेकर के इशू है उनको सोल्व किया जा सके। देखो, इस तरीके के जो भी इशूज हैं उनको नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर रिजल्ट में आप देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर का जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डिस्कशन है, जिनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले भी बोला है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से रिव्यू होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स का, ताकि उनके सॉल्यूशन पर हम बेटर तरीके से वर्क कर सकें। ओके, देखो, इंडिया और चाइना के बीच में ये जो डिस्कशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में क्वेड ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग हुई। उस वर्चुअल मीटिंग को लेकर के चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूएस जो है वो क्वेड ग्रुप का सहारा लेकर के एक तरीके से इंडो पैसिफिक नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है क्वेड ग्रुप को। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें इंडिया भी शामिल है। आप सभी को पता है क्वेड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस मिलकर के, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर जो है वो सभी के लिए ईजिली उसकी अवेलेबिलिटी डिसाइड कर सके। तो यहाँ पर अगर क्वेड ग्रुप को लेकर के इस तरीके का स्टेटमेंट है तो चाइना को एक टाइम के बाद में चाइना के कंसर्न हो सकते हैं इंडिया के साथ में भी। तो इस तरीके के कंसर्न क्रिएट ना हो, अगर वो कंसर्न हमें क्रिएट नहीं करने हैं तो हमें उन सारे सॉल्यूशन के ऊपर, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना होगा जिनको लेकर के कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप सभी को पता है कि 2020 मार्च, लगभग 2 साल हो गए, और उस टाइम में जब कोविड का आउटब्रेक हुआ हमारे इंडिया में और उसके बाद में जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो जो भी हमारी एयरवेज थ्रू जो भी कनेक्टिविटी थी अदर कंट्रीज से, उन सभी को हमने रोक लगा दी थी। मतलब जो भी हमारी रेगुलर फ्लाइट्स थी उनको बैन कर दिया था। टाइम टू टाइम धीरे धीरे ओपन भी किया गया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्कस किया गया है कि 27 मार्च से रेगुलर हर कंट्री के लिए जहाँ भी हमारी पहले जो फ्लाइट्स जाती थी वो सभी अब रेगुलर कर दी जाएंगी। हालांकि कोविड के टाइम में जब बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन बैन था तब इंडिया ने ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया था, ताकि हम एयरवेज का यूज़ करते हुए जो भी हमारे इंडिया के सिटीजन जो अदर कंट्रीज़ में ट्रैप हो गए थे कोविड के टाइम में, उन सभी को इवैक्यूएट करने के लिए हमने वो प्रोसीजर लॉन्च किया था। जो हमारा सी रूट है उसका भी यूज़ करते हुए हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था, ताकि जो भी हमारे रीजनल एरिया में जो भी कंट्रीज़ में जो भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं उन सभी को हम निकाल सकें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के है। हमारी गवर्नमेंट वहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसीजर कर रही है। तो सुमी जो रीजन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू था कि बहुत सारे हमारे इंडियन सिटीजन्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको लेकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है और रशिया की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में डिस्कशन के थ्रू दोनों का सहारा लेते हुए, सपोर्ट कर लेते हुए, हमारे जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी सिटीजन्स वहाँ पर थे, उन सभी का इवैक्यूएशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, कल 10 मार्च है और 10 मार्च को 5 स्टेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, क्योंकि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, एक तरीके से जो एग्जिट पोल है उसमें शो करने की कोशिश की जा रही है कि कौन से स्टेट में किसको मेजोरिटी मिलेगी और कहाँ का क्या अलायंस हो सकता है। ओके, तो ये तो कल जब रिजल्ट आएगा तब इसके बारे में अच्छे से हमें पता चल पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अनिल अग्रवाल इस आर्टिकल के राइटर हैं। उन्होंने ये बोला है, कल 8 मार्च था और 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया।
इंटरनेशनल वीमेन डे हमने सेलिब्रेट किया। वीमेन का एक तरीके से आपने भी देखा होगा कि जगह जगह पर हर प्लेसेस पे वीमेन का ऑनर किया गया। यहाँ पर अनिल अग्रवाल जी अपने इस आर्टिकल में एक बात बोलते हैं कि अब ये वो टाइम आ गया है कि इंडिया की जो वीमेन है वो मैन के बराबर खड़ी होकर के, मतलब इक्वल जो है पार्टिसिपेशन हो हर जॉब में, हर एरिया में, हर सेक्टर में। यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि देखो ये सब इक्वल पार्टिसिपेशन कब हो पाएगा, जब हम इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन देंगे, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे एंड इक्वल पे एट वर्क देंगे, तब जा कर के ये इक्वल कोलैबोरेशन जो है वो वीमेन का मेन के साथ में हो पाएगा। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि भले ही हमारे इंडिया की अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन एक रिसेंट स्टडी वर्ल्ड बैंक की अभी हमें शो करती है कि जो कंट्रीज़, हमारा इंडिया जो कंट्री है वो उसमें अभी तक $160 ट्रिलियन का हम नुकसान कर चुके हैं। इसका कारण क्या है कि मैन और वीमेन के बीच में जो लाइफ टाइम अर्निंग्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, और वो डिफरेंसेस की वजह से ये जो लॉस है वो इंडिया को देखना पड़ा। अगर प्रेजेंट टाइम में वीमेन पार्टिसिपेशन का अगर हम बात करें तो इंडिया में वर्कफोर्स में इंडिया का वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। वर्ल्ड के लेवल से कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। 2020 के वर्ल्ड बैंक के डाटा हैं जिसमें 19.9% है पार्टिसिपेशन, जिसमें से अगर हम 3.7% वो है जो बिल्कुल लीडिंग लेवल पर, लीडरशिप पोजीशन पर हमारे यहाँ पर वीमेन है। मतलब हर सेक्टर में अगर ओवरऑल बात करें तो भी पार्टिसिपेशन कम है, सेक्टर वाइज बात करें तो भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, हालांकि कुछ कंपनीज़ के आपको CEO या फिर मेन पोस्ट पर आपको वीमेन दिखेंगी, लेकिन मेजोरिटी में जब आप व्यू करोगे तो आपको वहाँ पर मैन दिखेंगे। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि अभी भी वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो हाई लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कम है। कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि इनफॉर्मल सेक्टर में वैसे भी वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर वैसे बहुत सारी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमी रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉर्मल सेक्टर में वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। उसको लेकर के हमने 3 इश्यूज़ भी डिस्कस किए थे कि उन सारे इश्यूज़ को अगर हम सोल्व करें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन टाइम के साथ में बढ़ सकता है। वैसे आज द हिंदू में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, हमारी जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने डिसाइड किया है कि पुलिस सेक्टर वीमेन के लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो भी वीमेन है उनके लिए क्रेच सिस्टम नहीं था, ताकि उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छे से उनकी जहाँ जॉब है उस एरिया में उनको बेसिक जो फाउंडेशन जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवा सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर सेक्टर में हम जो क्रेच सिस्टम है उसको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके और वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो पुलिस फोर्स इमेज का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि विमेन का पार्टिसिपेशन बनाना है तो उसके ग्राउंड लेवल से उसको इक्वलिटी प्रोवाइड करनी होगी। शुरुआत में जन्म के साथ में न्यूट्रिशन लेवल प्रोवाइड अच्छे से करना होगा। उसके बाद में एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन में अच्छी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो इक्वल पे हमें प्रोवाइड करना होगा, इक्वल तरीके से उनका जो प्रमोशन है वो हमें प्रोवाइड करना होगा, और तब जाकर के लास्ट में जो है वो हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और जो भी ये बेसिक गैप है मैन एंड वीमेन के उसको हम फिल कर पाएंगे, और एक इक्वलिटी जिसको हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी कंट्री का एक बेसिक फाउंडेशन पॉइंट है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन पीस पर। यहाँ पर सबसे पहले जो आर्टिकल है वो बताया गया है कि अभी यूक्रेन और रशिया में जो इशू हुआ है उसके टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, न सिर्फ इंडिया से बल्कि अदर कंट्रीज से भी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डाटा देख लीजिए इंडिया के, मतलब टोटल जितने स्टूडेंट वहाँ पर हैं उसमें से इंडिया के 22% है, फिर मोरक्को के 10% है, फिर अजरबैजान के 6% है, तुर्कमेनिस्तान के 6% है। ये जो ग्राफ है वो आप व्यू कर लो। 2019 के डाटा है, 19 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मेडिसिन की स्टडी के लिए यहाँ पर अपने आप को एनरोल किया है। ओके, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पता है कि इंडिया में जो एजुकेशन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रोल प्ले करता है। और अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर सीट्स काफ़ी कम है, इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ रुख कर रहे हैं। यूक्रेन जाने का एक मेजर रीज़न ये है कि आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो यूरोपियन कंट्रीज़ तक ईजिली हो जाती है, और यहाँ का हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन लेवल की
बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल का है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का जो रुख है वो यूक्रेन कंट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि रशिया जो भी अपना ऑयल प्रोड्यूस करता है उसको हम नहीं लेंगे, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी ये सैंक्शंस लगा दें। अब आर्टिकल में ये है कि ऑयल क्राइसिस बढ़ेगा, प्राइजेस बढ़ेंगे। अब इसमें एक एक पॉइंट बताया गया है क्यों प्राइजेस बढ़ेंगे। अदर कंट्रीज़ भी तो हैं, ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओके, वो प्रोड्यूसिंग जो अपना प्रोड्यूसिंग है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंट्रीज़ के बारे में बताया गया कि वेनेजुएला और ईरान, ये दो कंट्रीज़ हैं वो अपना एक्सपोर्ट जो है एक तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना जो प्रोड्यूसिंग सिस्टम है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ईरान की अगर हम बात कर लें तो ईरान के लिए तो ये बोला है कि देखो ईरान को लेकर के तो न्यूक्लियर डील डिस्कशन चल रहा है, जब तक उस डिस्कशन में कोई रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि ईरान अपनी तरफ से जो अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेगा। वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, यूएस को लेकर के भी कुछ सैंक्शंस हैं। वहाँ का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं या फिर जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन होना है ऑयल का, उसको लेकर के जो भी ड्रिलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे, इतनी लेवल का अच्छा नहीं है कि जो प्रोडक्शन लेवल है उसको हम अचानक से सडनली इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि देखो रशिया जो है वहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन ही नहीं है। देखो ये तो पूरे वर्ल्ड का एक मैप आपको शो कर रखा है कि यूएस से सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑयल कंज्यूम होता है उसमें 20% जो है वो यूएस का पार्टिसिपेशन है, मतलब वहाँ से ऑयल जो है वो इतना प्रोड्यूस हो रहा है। सऊदी अरेबिया 12%, रशिया जो है 11%। हालांकि जो सऊदी अरेबिया और रशिया जो है वो एक तरीके से सेकेंड नंबर पर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये टॉप कंट्रीज़ हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ज़्यादातर जो ऑयल है उसका प्रोडक्शन होता है। अब रशिया की जो एग्जिस्टेंस है, रशिया की जो स्टेबिलिटी है, रशिया की जो मतलब एक तरीके से सिचुएशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस तो प्ले करती है, क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो काफ़ी सेकंड नंबर पर वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल के प्राइजेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। हालांकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए लेकिन यूएस की डिपेंडेंसी है ही नहीं रशिया के ऊपर इतनी। इसका फ़र्क पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज़ पर। यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और उसमें भी सबसे ज़्यादा जर्मनी जो है उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। नॉर्ड स्ट्रीम जो 1 और 2 जो है, इसमें यहाँ पर आप देखिए मैप के थ्रू शो कर रखा है कि रशिया को इस तरीके से नेचुरल गैस जो है वो जर्मनी को प्रोवाइड करवा जा रही है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो भी नेटवर्क है उसका हम अल्टरनेट ढूंढें, तो अचानक से इस तरीके की जो पाइपलाइन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप तो हो नहीं सकता कि अचानक से आप एक रातों रात में दूसरी पाइपलाइन कहीं दूसरी कंट्री से कनेक्टिविटी दे दोगे और रशिया को बैन कर दोगी। ओके, तो यहाँ पर ये इशू होंगे। दूसरा, हमने वेनेजुएला और ईरान का देख ही लिया कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस क्रिएट होगा, मतलब प्राइजेस बढ़ेंगे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो ऑयल जो तो है, जितना हमें ज़रूरत है उसका 84% हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि नेचुरल गैस पे इंडिया की ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, इसके जो अल्टरनेट हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कोल के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, नेचुरल गैस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से उसके ऊपर फिर भी हमारा जो डिपेंडेंसी कम है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइजेस अगर बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के प्राइजेस तो 100% इंडिया में भी हाइक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जो भी हमारा जो स्टोर है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोर की बात की गई है कि देखो भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज है वो यूएस, चाइना और जापान के पास में है, जिसमें 1500 मिलियन बैरल जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। और चाइना के पास में भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है इसका। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चाइना नहीं है कि वर्ल्ड के साथ शेयर करेगा अपने स्टोरेज का, और इसमें एक दिन में 95 मिलियन जो बैरल है वो एक दिन में कंज्यूम हो जाता है, मतलब 20 दिन का टोटल ये जो स्टोरेज है वो है। ओके, तो इसकी वजह से अब जो भी इशूज है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं खींचा जा सकता। ऐसा नहीं है कि लगभग 20 दिन तक आप अपने रिजर्व यूज़ कर लोगे, उसके बाद में तो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो बढ़े हुए प्राइजेस पे ही ऑयल को कंज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर ये जो इशू है उसके बारे में बताया गया है कि भाई कौन कौन से कंट्रीज़ किस तरीके से यहाँ पर इफ़ेक्ट होंगे। अब ये है स्टडी कोविड को लेकर के। इसमें
बताया गया है, एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है दोनों को लेकर के इस रिसर्च हुआ, और उसमें दोनों की जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको जब देखा गया तो ये देखा गया कि ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि जो ग्रे मैटर होता है उसकी थिकनेस में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है, ब्रेन साइज जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है, और इसने लोगों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो एबिलिटी जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं और उनको लेकर के कुछ ना कुछ कंक्लूजन यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर जो वर्ल्ड पेज है उसी पर यही शो किया गया है कि जो बाइडेन यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रशिया के ऊपर जो ऑयल को लेकर के सैंक्शंस लगा दिया है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, मिस्टर इमरान खान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ रहा है। जो वहाँ के एक तरीके से जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान अपना रेजिग्नेशन दे और वहाँ पर दूसरी जो गवर्नमेंट है वो उसको बनाया जाए। ओके, तो ये आज का हमारा भी डिस्कशन था, और अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।